मैं एक ड्रैगन एग के रूप में रीइंकार्नेट हुआ था, और वो भी रेयर डबल योक वाला, यानी एक ही बर्थ में 2 ड्रैगन्स। मुझे लगा था कि मैं दुनिया के टॉप पर जन्म लूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे निकाल दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड डंजन में फेंक दिया। वहां मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। ड्रैगन कस्टम के अनुसार सिर्फ एक ही चाइल्ड पाला जाता है। अगर कई एग्स हों तो वे इंफीरियर वाले को खा जाते हैं। मेरा टैलेंट मेरे भाई से कमजोर था, इसलिए डिस्कार्ड में हुआ। इस डंजन में हाई लेवल मॉन्स्टर्स हर जगह घूमते रहते हैं। मेरी हाई ग्रेड ब्लड लाइन उनकी फेवरेट प्रे थी, इसीलिए मेरे पेरेंट्स को मेरी रिवेंज की कोई चिंता नहीं थी। लेवल 1 पर तो जिंदा रहना भी एक पाइप ड्रीम था। मैं अपने छोटे साइज की वजह से छिपता रहा और हाई लेवल बीस्ट से बचता रहा, लेकिन कई दिनों तक खाना न मिलने से मैं डेथ स्टोर पर पहुंच गया। जब मैं भूखे बिना दिशा के कीड़े की तरह कुछ खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी डार्क केव में एक हल्की सी सेंट अचानक फैल गई। वो खट्टी दूध जैसी स्मेल थी, थोड़ा स्टिंकी भी सच कहूं तो, लेकिन मेरे हैचलिंग इंस्टिंक्ट्स ने बताया कि वो खाना है। वो ऐसी सेंट थी जिसे सिर्फ एक ड्रैगन पकड़ सकता था। मैं कई टनल से होकर भागा और आखिरकार सोर्स ढूंढ लिया। वह एक गोलाकार कैवन था। उसके बीचों बीच एक विशाल ड्रैगन पड़ा था, 20 मिनट लंबा, लेवल 28 अर्थ ड्रैगन। उसकी एक छींक मुझे मार सकती थी। उस सेंट के पीछे पीछे मुझे अपनी ही साइज के 3 या 4 हैचलिंग्स उसके आसपास घिरे हुए दिखे, जो ग्रीडीली सक कर रहे थे। वो असली मिल्क नहीं था, लेकिन उसमें ड्रैगन ब्लड लाइन थी। एक ट्रू ड्रैगन होने के नाते मैं उसे पीकर सर्वाइव कर सकता था। मैं शैडोज का इस्तेमाल करते हुए उसके बेली की तरफ घिसटता गया। जब मैंने 4 हैचलिंग्स देखे तो मैंने अपने लकी स्टार्स का शुक्रिया किया। उनकी आंखें अभी खुली नहीं थीं, इसलिए वे मुझे फ्री लोडिंग करते नहीं देख सकते थे। मैंने पक्का कर लिया कि मदर मेरी तरफ नहीं देख रही। फिर हंगर के आगे झुक गया। मैं चिपक गया और उसे गल्पिंग डाउन करना शुरू कर दिया। अर्थ ड्रैगन अपनी नींद में थोड़ा भड़की, कंफ्यूज्ड होकर। कौन बच्चा इतनी जोर से सक कर रहा है, जैसे वह सोच रही हो। लेकिन उसका मैटरनल इंस्टिंक्ट उसे मील डिस्टर्ब करने से रोक रहा था और उसने आंखें नहीं खोली। जैसे जैसे मिल्क मेरे गले से नीचे उतरता गया, मेरे शरीर में एक अजीब हीट फ्लो उठने लगा। मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद बच जाने की राहत थी या उसके बॉडी की गर्माहट, लेकिन आखिरकार मैं ढीला पड़ा और डीप स्लीप में चला गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीता। फिर एक तेज दर्द ने मेरी फ्लैश को काटते हुए मुझे जगा दिया। एक विशाल वर्टिकल स्लिट मेरे पूरे फील्ड ऑफ विजन को भर रही थी। अर्थ ड्रैगन मुझे जलाने के लिए तैयार लग रही थी। मैं बस यही प्रार्थना कर सकता था कि वह मुझे जल्दी च्यू कर दे। मुझे उम्मीद थी कि डेथ का दर्द छोटा होगा। मैं सिकुड़कर गेंद बन गया, आंखें बंद की और अपनी फेट स्वीकार कर ली, लेकिन डेथ नहीं आई। उसकी गेज गुस्से से पिटी जैसी किसी चीज में बदल गई। उसने मुझे रेजिग्नेशन की हल्की झलक के साथ देखा, साई किया और जेंटली मुझे अपने चिल्ड्रन के पाइल में वापस नष्ट कर दिया। मैं पूरी तरह स्टंड रह गया। अर्थ ड्रैगन ने मुझे इग्नोर किया और फिर से सो गई। बाकी हैचलिंग्स मुझे एक्साइटेड पपीज की तरह घेरकर स्निफ और लिक करने लगे। क्या मॉम सच में इस अगली थिंग को अडॉप्ट कर रही है? एक ने कहा, ये तो एलियन और लिजर्ड का मिक्स लगता है। मैंने एक तेज रोर छोड़ी और चारों के चारों एकदम फ्रीज हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बोलूंगा, और मुझे भी नहीं पता था कि लेवलिंग अपने माइंड कम्युनिकेशन अनलॉक कर दी है, जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते थे। मैं न सिर्फ दूसरे मॉन्स्टर्स को समझ सकता था, बल्कि वे भी मुझे समझ सकते थे। मैंने उस केव में 3 पीसफुल डेज बिताए और छोटे वालों के साथ रहना सच में मजेदार था। भले ही वे लगातार ट्रैश टॉक करते रहते थे, वे मुझे कभी सच में बुली नहीं करते थे। वे मुझे फ्री लोडिंग अगली लिजर्ड कहकर इंसल्ट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि मैं सबसे छोटा और कमजोर था, स्लीपिंग टाइम पर वे हमेशा मुझे घेर लेते थे। जब भी केव के बाहर कोई नॉइज होती, वे चारों मुझे शील्ड करते। वे भौंकते हुए कहते, पीछे रहो वीकलिंग, आवाज मत करना और रास्ते में मत आना। लेकिन असल में वे बस यह पक्का कर रहे थे कि मैं सेफ हूँ। उस दौरान मेरा लेवल बढ़कर लेवल 9 तक पहुंच गया, जबकि हैचलिंग्स केवल लेवल 4 थे। मैं सच में उन्हें अपना फैमिली मानने लगा था, अपने पैथेटिक बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अनगिनत गुना बेहतर। मेरी एकमात्र रिग्रेट यह थी कि मदर ने मुझसे कभी बात नहीं की। जब भी मैं उसे ग्रीट करता, वह बस मेरी तरफ देख लेती। मुझे लगा था ये शांत दिन हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगली सुबह बुडो बीस्ट ने साइलेंस तोड़ दी। वह केव में घुस आया। उसकी 4 ब्लडशॉट आंखें हैचलिंग्स पर टिक गईं। वह भूखा और पागल था। अर्थ ड्रैगन मदर ने अपनी टेल से हैचलिंग्स को कोने में समेटा और डटकर खड़ी हो गई। वे तुरंत भिड़ गए, लेकिन हायर लेवल मॉन्स्टर के सामने वह पीछे धकेली जा रही थी। हमें बचाने के लिए उसकी छाती कोडो बीस्ट के मोटे हॉर्न से छेद दी गई। फिर भी उसने अपने पीछे के पैर जमीन में गाड़ दिए और अपनी छाती में बने छेद के बावजूद डटी रही। उसने अपनी क्लॉज उसकी गर्दन में ठसाई और जोर से काटकर मांस का बहुत बड़ा टुकड़ा उखाड़ दिया। इम्पैक्ट से केव टूटने लगी और एक के बाद एक पत्थर गिरने लगे। मैं हवा में छलांग लगाकर गिरते पत्थर तोड़ने लगा, लेकिन कोलैप्स बहुत तेज था। हैचलिंग्स की रक्षा करने में ही मेरी पूरी ताकत लग गई। मैं अपने वेट नर्स की बिल्कुल मदद नहीं कर सका, चाहे अटैक भी करूं। कोडो बीस्ट जैसे मोटी चमड़ी वाले मॉन्स्टर को तो शायद एहसास भी नहीं होता। अचानक कोडो बीस्ट पागल ताकत के साथ झपटा। उसका हॉर्न उसकी छाती के अंदर और गहराई तक क्रैक कर गया। उस दर्द की कल्पना भी असंभव होगी। उसे पता था कि वह इस बार नहीं बचेगी। उसने आखिरी बार अपने हैचलिंग्स की तरफ देखा और मुझे उन्हें बचाते देख उसके आईज में रिलीफ की एक झलक आई। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें नहीं खाया, जैसे वह कहना चाह रही हो। उसकी ब्लडशॉट आंखें एकदम खुली। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर कोडो बीस्ट की खोपड़ी पर हेडबट किया। इम्पैक्ट जमीन हिला देने वाला था। उसका अपना स्कल भी चोट लगने से दब गया, लेकिन कोडो बीस्ट ऐसे सुसाइडल ब्लो को सहन नहीं कर सका। उसके सिर में एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। दोनों जायंट्स दर्द से चीखते हुए गिर पड़े। केव का कोलैप्स रुक गया। मैं उसके पास दौड़ा, लेकिन उसका टूटा हुआ सिर देखकर सच समझ गया, वह जा चुकी थी। तभी मुझे एक विस्पर सुनाई दी, बच्चों, मेरे बच्चे कैसे हैं? यह पहली बार था जब उसने मुझसे बात की थी। उसकी जिंदगी एक टिमटिमाती कैंडल जैसी रह गई थी। उसका टूटा हुआ जबड़ा शब्दों को लड़खड़ाता और कमजोर बना रहा था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैं गिल्ट को दबाने की कोशिश करता रहा। उसके हैचलिंग्स मर चुके थे, सभी के सभी। बहुत सारे पत्थर थे। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद मैं सबको नहीं रोक सका। उसका आखिरी हेडबट एक मैसिव केव इन का कारण बन गया था। मैं किसी तरह बच गया था, लेकिन वे 4 छोटे जो भाई जैसे लगने लगे थे अब नहीं रहे। अभी कुछ मिनट पहले तक वे जीवित थे और अब रबल के नीचे केवल कॉप्सेस थे। वे ठीक हैं। उसकी आंखें क्रश्ड थीं।
फिर भी उसने आखिरी सांस में चिंता से पूछा। उसकी आवाज में छिपा प्यार मेरे सीने को गिल्ट से फाड़ देने जैसा लगा। मैंने दांत भींच लिए, लगभग टूट जाने तक। खुद को जेंटल टोन में मजबूर करते हुए मैंने कहा, वे ठीक हैं, वे बस फेंटेड हो गए, वे सब ठीक हैं। उसके चेहरे पर आखिरकार राहत भरी मुस्कान आ गई। जब मैं मर जाऊं मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे हिला दिया। डंजन में पैदा होना एक कर्स है, उसने आगे कहा। हम किसी रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। यही आखिरी नरिशमेंट है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता एक हाई रैंकिंग बीस्ट जैसे तुम इस डंजन में क्यों आए हो, लेकिन मेरे द्वारा तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए कृपया मेरे बच्चों का ध्यान रखना। कांति अर्थ ड्रैगन मदर और कुछ नहीं कह सकी। उसने अपनी आखिरी सांस छोड़ी और पूरी तरह लाइफ के सारे साइंस खो दिए। बिल्कुल अंत में उसके चेहरे पर खुशी थी, यह मानते हुए कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वह शांति से मर गई। खून मेरे घुटनों के पास जमीन पर फैल गया था। केव में मौत जैसी खामोशी थी। मेरा मुंह खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सका। अगर मैं चिल्लाता तो और मॉन्स्टर्स खींचे चले आते, लेकिन मेरे सीने में जैसे एक भारी पत्थर अटका हुआ था। मेरी फॉस्टर मदर और जिन 4 हैचलिंग्स के साथ मैं रहा था अब 5 कॉर्प्सेस बन चुके थे। पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी वही हमारी आखिरी गुड बाय थी। इस पल पावरलेसनेस की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी, लेकिन रियलिटी मुझे शोक मनाने का समय नहीं देगी। एक कान फोड़ देने वाली रोर के साथ कोडो बीस्ट, जो मर जाना चाहिए था, अपना टूटा स्कल होने के बावजूद लड़खड़ाते हुए फिर खड़ा हो गया। वह दोबारा उठ गया। कोडो बीस्ट ने ट्रायम्फ की चीख छोड़ी। उसकी आंखों में मेरे जैसे छोटे हैचलिंग का कोई खतरा नहीं था। लेकिन क्या तुम जानते हो इस हेलिश डंजन में फेंके जाने की सबसे अच्छी बात क्या थी? मैंने अपना सिर झुकाया और क्लॉज कस ली। इस जायंट के सामने मेरी आवाज डर से नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट से कांप रही थी। सिस्टम स्किल ड्रैगन्स मैजेस्टी अनलॉक्ड। बात यह है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता हूँ। मैं दहाड़ा और कोडो बीस्ट पर टूट पड़ा। उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन उसकी मोटी स्किन को चीरना मेरे लिए अभी भी पाइप ड्रीम था। लेकिन एक रास्ता था। मेरी फॉस्टर मदर ने विक्ट्री का रास्ता पहले ही बना दिया था। मैंने उसकी गर्दन पर उस वुंड को निशाना बनाया जिसे उसने फाड़ा था। मैं दहाड़ा, लाइट की एक स्ट्रीक में बदला और उसके सिर के पीछे झपटा। मैंने अपनी क्लॉज घाव में ढसा दी और पूरी ताकत से उसे फाड़ डाला। आखिरी 3 दिनों की यादें, वह ठंडी मदर और 4 हैचलिंग्स का साथ खाना और सोना मेरी आंखों के सामने फिल्म की तरह चमक उठी। मेरा किलिंग इंटेंट पहले कभी ना पहुंची, ऊंचाई तक पहुंच गया। मेरे दिमाग में रिवेंज के अलावा कुछ नहीं था। 3 या 4 घंटे बाद मैं मदर की बॉडी के सामने खड़ा था और उस पर एक क्लॉ रखी। मुझे उसके शरीर की बची खुची वार्मथ महसूस हुई। मैंने खुद को सौरों में डूबने नहीं दिया। डंजन्स आंसुओं पर भरोसा नहीं करते। उसने जैसा कहा था, यहाँ पैदा होना एक कर्स है। डेथ कोई सरप्राइज नहीं है। बस अफसोस है कि मैं अपने 4 सिबलिंग्स को बचा नहीं पाया। मदर, मैं तुम्हारे और अपने सिबलिंग्स के लिए जीऊंगा। मैंने मुंह खोला, उसमें काटा और उसके फ्लैश का एक टुकड़ा निकल गया। मैं अपने सॉफ्स दबाता रहा, अपने आंसुओं को मीट के साथ निकलते हुए। अपने रिलेटिव का फ्लैश कड़वा होता है, लेकिन मैंने उसे जबरन नीचे उतार दिया। मैं चाहकर भी उल्टी नहीं कर सकता था। खून की स्मेल और मॉन्स्टर्स को बुला लेगी। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो आखिरकार मुझे ही खा लिया जाएगा। 3 दिन बाद मैं केव से बाहर निकल आया। मैं केवल लेवल 18 था, लेकिन एक हाई रैंकिंग बीस्ट होने के नाते मैं पहले लो रैंकिंग मॉन्स्टर से लड़ सकता था। मैंने अपनी क्लॉज मोड़ी और मेरे मुंह के कोने पर एक ठंडी परफेक्ट स्मर्क फैल गई। मैंने एंडलेस डंजन की तरफ देखा। पास में 3 मॉन्स्टर्स थे और मुझे भूख लगी थी। मैंने अपनी पहली कदम फाइटिंग माय वे आउट की तरफ बढ़ाई। भाग दो। 5 दिन बीत चुके थे जब मैं केव से निकला। आसपास के मिनोटॉर्स खत्म किए जा चुके थे। आखिरी को खाकर मैं लेवल 20 पर पहुंच गया। सिस्टम लेवल कैप रीच्ड। एक्सपीरियंस गेन पॉज्ड। प्लीज चूज एन एवोल्यूशन पाथ टू अनलॉक द नेक्स्ट लेवल कैप। Path 1 True Dragon Standard Path, allowing for more magic. Path 2 Small Dragon General Path, increases agility and senses. Path 3 Corrupted Dragon, niche path for surviving harsh environments. Provides higher vitality and agility but limits growth in magic and physique. Prompts देखकर मैं पैटर्न समझ गया। हर 20 लेवल्स पर एक रैंक होता है और स्ट्रॉन्ग होने के लिए मुझे इवॉल्व करना होगा। लेकिन जैसे ही मैं ऑप्शन सोच रहा था, पीछे से अचानक भारी प्रेशर दबा आया। मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख उठा। मैंने चारों तरफ देखा और कम से कम 20 कोडो बीस्ट अपने चारों ओर घिरे हुए पाए और उनके पीछे से एक विशाल डरावना रेड कोडो बीस्ट बाहर आया। टारगेट कम्बैट स्पेशलाइज्ड कोडो बीस्ट लीडर, लेवल 88, टाइप रेयर मिड टियर मॉन्स्टर। डेटा देखकर मैं स्टन्ड रह गया। अच्छा, कोडो लीडर ने साफ ट्रैप बिछाया था। उसने मुझे एम्बुश में फंसाया, लेकिन मुझे ही टारगेट क्यों किया? मैंने उससे बात करने के लिए मेंटल लिंक खोला। कोडो लीडर ने ठंडी सांस भरी। मैंने नहीं सोचा था कि हमारा खाना चुराने वाला इतना छोटा ब्रैट होगा। यह सुनकर आखिरकार मुझे वजह समझ आई। मिनोटॉर्स उनका मेन फूड है। अपनी स्किल्स ट्रेन करने और ग्लटनी पूरी करने के लिए मैं लगातार उनका शिकार कर रहा था। पॉपुलेशन बहुत गिर गई, जिससे कोडो बीस्ट्स के लिए फूड शॉर्टेज हो गई। लेकिन मैंने सिर्फ कंधे उचका दिए। डंजन में वीक प्रे होते हैं, यही एकमात्र ट्रूथ है। मैंने क्लॉज कमर पर रखी और सिर टेढ़ा किया। हाँ, मैंने उन्हें खाया। तो क्या तुम्हारे लोगों ने मेरी फॉस्टर मदर को नहीं खाया था? लड़ना है तो मैं तैयार हूँ। ब्लू लाइट मेरे चारों ओर चमक उठी और मैंने बैटल पोज ली। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोच रहा था, यहाँ से निकलूं कैसे? लीडर को इतने छोटे ब्रैट से ऐसी एरोगेंस की उम्मीद नहीं थी। वह दहाड़ा और अर्थ श्रिंक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर ऐसे चला जैसे टेलीपोर्ट हो रहा हो। वह सीधे मेरे सामने आ गया। दर्जनों कोडो बीस्ट एक साथ गरजे। मेरी सेंसेस गायब हो गईं। मैं 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। अगर हाई लेवल बीस्ट ने एक बार भी मारा, मैं मर जाऊंगा। मेरे दिमाग में अनगिनत प्लान्स चमके, लेकिन मैंने सबको खारिज कर दिया। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक प्योर ब्लू लाइट का एक पिलर कोडो लीडर पर गिरा। बीम ने उसे तुरंत निकल लिया। पास के बीस्ट स्क्रीम करने से पहले ही राख में बदल गए। गर्मी कम हुई तो रिदमिक थंपिंग की आवाज गूंजी, जैसे किसी पहाड़ के पैर उग आए हों। हर कदम के साथ जमीन वायलेंटली कांप रही थी। मेरा सिक्स्थ सेंस चीख रहा था, मैं मरने वाला हूँ। जैसे जैसे फुटस्टेप्स पास आए, मैंने पूरी हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। मेरा दिल रुक गया। एक बॉडी दिखाई दी जो एक माउंटेन रेंज जितनी विशाल थी। मेरे ट्रूथ स्किल ने डेटा दिखाया। टारगेट लिवियाथन, लेवल 355, टाइप ट्रांसेंडेंट हाई टियर मॉन्स्टर। लेवल और रैंक के अलावा ट्रूथ कुछ और नाप भी नहीं पा रहा था। मैंने सांस रोक ली। डंजन बॉस यहाँ क्यों था? फुटस्टेप्स दूर होने के बाद ही मैं फिर सांस ले सका।
शॉकवेव से मेरा राइट लेग घायल हो गया था, इसीलिए मैंने तय किया कि इवोल्यूशन यही करूंगा। ट्रू ड्रैगन स्टैंडर्ड पाथ है, लेकिन नैरो डंजन टनल्स में मैं बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। मैंने करप्टेड ड्रैगन चुना। इससे मेरी ब्लड लाइन खराब होती है, लेकिन कोर में ये अभी भी ड्रैगन ही है। बाद में मैं इसे री-ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। ऊपर से इसके स्टैट्स भी ज्यादा बैलेंस्ड हैं। यहाँ सर्वाइव करने के लिए मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज चाहिए। मैंने आंखें बंद की और कमांड दिया, एवोल्यूशन विल बी कंप्लीट इन 10 सेकंड्स। एक गर्म करंट मेरे शरीर में बहा। दर्द और खून बहना गायब हो गया। मेरा सूखा हुआ शरीर गर्म ताजे खून से भर गया। पुरानी स्किन उतरने लगी और नई स्केल्स उग आईं। मैं उस एहसास का मजा भी नहीं ले पाया कि यह खत्म हो गया। डिंग, लेवल इंक्रीज्ड टू LV8। मेरी स्केल्स डार्क पर्पल हो गईं और ज्यादा टफ दिखने लगीं। मेरे सारे एट्रीब्यूट्स काफी बढ़ गए। अपनी एनहांस्ड ड्रैगन विजन से मैं डंजन में बदलाव महसूस कर सकता था। लेवियथन की वजह से मॉन्स्टर पॉपुलेशन गिर रही थी। बचे हुए भाग रहे थे। वह फर्स्ट फ्लोर पर क्यों आया? मुझे पता था अब सब कुछ बदलने वाला है। मैंने तुरंत दूसरे फ्लोर पर जाने का फैसला किया। पहले मैंने हिचकिचाहट की थी क्योंकि यह वन वे ट्रिप था। मैं वापस नहीं आ सकता था। मुझे नहीं पता था लेवियथन यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन मैं इतनी जल्दी दूसरे फ्लोर पर नहीं जाता अगर मजबूरी ना होती। जल्द ही मैं केव एंट्रेंस पर पहुंच गया। इससे मुझे एक बात समझ आई, क्या सच में इस वर्ल्ड में ह्यूमंस डोमिनेंट स्पीसीज हैं? मेरे जन्म से अब तक मैंने एक भी ह्यूमन नहीं देखा था, लेकिन तभी मेरे पीछे हल्की सी सरसराहट हुई। मैंने एम्बुश के डर से मुड़कर देखा और जब देखा मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कोने में एक छोटी लड़की छिपी हुई थी। मेरा पहला ह्यूमन एनकाउंटर। वह इतनी सुंदर थी कि मेरे अंदर का शट इन गलत ख्यालों में खोने लगा, लेकिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही वह डर के मारे पीछे गिर पड़ी और स्टोन वॉल से चिपक गई। मैं कंफ्यूज्ड था। क्या मेरे जैसे गोल मटोल बेबी ड्रैगन को लड़कियों को क्यूट नहीं लगना चाहिए? मैं उसे धीरे से अप्रोच किया, जैसे किसी स्ट्रे किटन को शांत करते हैं। मैं एनिमी नहीं हूँ, तुम यहाँ कैसे आई? वह और भी डरी हुई लग रही थी। वह सर्वाइवल फाइट और मास्टर किंग गिव मी स्ट्रेंथ जैसी बकवास बुदबुदा रही थी। मैं समझाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं 2 मिनट के भीतर पहुंचा, उसने अचानक जोरदार किक मार दी। अचानक हुए वार से मेरी हेड का सबसे कमजोर हिस्सा हिट हो गया। फिर नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, HP -1। सच में? बस इतना? मैंने उसके स्टैट्स देखे। वह तो पैथेटिक थी। टारगेट मंक, लेवल 19, टाइप ह्यूमन फीमेल, रीडिंग वैल्यू हाई। ऐसे स्टैट्स के साथ वह फर्स्ट फ्लोर पर भी मुश्किल से टिकेगी। वह सेकंड फ्लोर तक कैसे पहुंच गई? अब वह दर्द से कराहते हुए अपना पैर पकड़े थी। उसकी किक ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसका एंकल बुरी तरह स्प्रेन हो गया। अचानक उसने दर्द को अनदेखा किया और पास की एक टनल की तरफ भाग निकली। मैं स्टन्ड रह गया। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सीलिंग से ब्लड सकिंग स्पाइडर्स गिर गिर कर रास्ता रोकते रहे। डंजन मॉन्स्टर्स लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं और एक कमजोर ह्यूमन उनकी एपिटाइट में नहीं आता था। वे सब मुझ पर टूट पड़े। वे मुझे चोट नहीं पहुंचा सके, लेकिन मैं उसे पूरी तरह खो बैठा। मेरा दिल बैठ गया। एक असली गर्ल और ऐसे ही गायब। अब अपना रस्टी स्पीयर वापस एक्शन में कैसे लाऊंगा? 5 दिन बाद मैं दूसरे फ्लोर के लिए ढल चुका था। पहले फ्लोर के उलट यहाँ मॉन्स्टर्स काफी डाइवर्स थे। हर दिन नई स्पीसीज दिखती थी। ह्यूमंस भी दिखते थे, लेकिन सिर्फ कॉर्प्सेस या रिमेन्स के रूप में। मैं उस लड़की के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं परवर्ट हूँ, बल्कि इसलिए कि वह ह्यूमन थी। अब तक मुझे कई ह्यूमन रिमेन्स मिल चुके थे और कम से कम 200 या 300 लोगों के एक बड़े ग्रुप के फुटप्रिंट्स भी मिले थे। मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। यह डंजन ह्यूमंस के लिए ठीक जगह नहीं है, तो अगर वे यहाँ हैं, तो उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। कम से कम यही लॉजिक मैं मानकर चल रहा हूँ। यही तो मेरा सपना है। दुर्भाग्य से मेरी ट्रैकिंग से सिर्फ और रिमेन्स मिले। जैसे ही मैं इस केव से निकलने वाला था, मेरी पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। मैंने पीछे देखा तक नहीं, बस इंस्टिंक्ट से साइड में रोल कर गया। एक कंप्रेस्ड एयर ब्लेड मेरे सिर को छूती हुई गुजरी और रॉक वॉल पर 4 गहरे घाव कर गई, जैसे पेपर श्रेड किया गया हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने अपनी एनहांस्ड हियरिंग से एक छोटे क्रीचर की तेजी पकड़ी जो असंभव स्पीड से पास आ रहा था। मैं रिएक्ट करता उससे पहले ही तेज क्लॉज ने मेरी फेशियल स्केल्स को खरोंच दिया। जैसे मैं लुढ़क कर बचा, चेहरे पर 4 ताजा वुंड्स महसूस हुए। 2 बार मारा और फिर भी जिंदा है। कोई वंडर नहीं कि तुम मेरी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कर सके। तुम्हारे पास कुछ स्किल है। डार्कनेस से एक लड़की की आवाज गूंजी। 4 पैरों वाला बीस्ट शैडो से निकला, अपने क्लॉ से ब्लड चाटता हुआ और इंसानों की तरह पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारे पास मेंटल लिंक है। हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरी डोमेन में घुस आए हो तो जिंदा निकलने की उम्मीद मत करना। मियू। मैं उसका ट्रू फॉर्म देख नहीं पा रहा था, लेकिन मॉन्स्टर की स्नीयर महसूस कर सकता था। फिर एक शैडो अविश्वसनीय स्पीड से मुझ पर झपटी, इतनी तेज कि नंगी आंखें उसका पीछा न कर सकें। उसने अकेले ही दर्जनों हमलावरों का भ्रम बना दिया जो मुझे घेर रहे थे। मैंने कभी इतने ट्रबलसम ओपोनेंट का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। अगर मैं वाइटल पार्ट्स बचाता रहूं तो बच सकता था, लेकिन उसकी अब्सर्ड स्पीड ने मुझे हेल्पलेस बना दिया। अगर यह यूं ही चलता रहा तो वह धीरे धीरे मुझे थका देगी, और वह साफ तौर पर किल के लिए आ रही थी। इस इम्पॉसिबल सिचुएशन का सामना करते हुए मैंने डिसाइसिवली ट्रूथ स्किल ट्री खोल दिया। मैंने यह ट्री पहले पढ़ा था। स्किल्स कॉम्प्लेक्स दिखती हैं, लेकिन ज्यादातर कोर एबिलिटी की ब्रांचेस या एवोल्यूशंस होती हैं। प्री रिक्विजिट्स के बिना एडवांस्ड स्किल्स अनलॉक नहीं होती। लेकिन मैंने इस तरह की सिचुएशन के लिए स्टार्टिंग ब्रांचेस पहले ही याद कर रखी थी। मैंने ड्रैगन परसेप्शन अनलॉक करने के लिए 1 पॉइंट खर्च किया, मेंटल कंसंट्रेशन अनलॉक करने के लिए एक और पॉइंट खर्च किया, और पल्स अनलॉक करने के लिए 5 पॉइंट्स। स्किल ट्री में लाइट बहते ही ड्रैगन परसेप्शन और मेंटल कंसंट्रेशन के आइकॉन्स जल उठे। मैंने आंखें झपकी और दुनिया बदल गई। मैंने घूमकर पंच मारा। मैंने उसे पीछे खाली हवा में दे मारा। एक जोरदार बैंग के साथ मैंने एक आफ्टर इमेज उड़ा दिया। बिना कुछ बोले मैंने ड्रैगन ब्रेथ का ब्लास्ट छोड़ दिया। मॉन्स्टर के स्क्रीम करने से पहले ही मासिव ब्लू फ्लेम्स ने पूरी अंडरग्राउंड कैवर्न को भर दिया। भारी सांसें लेते हुए मैंने स्टैट्स देखे। एनर्जी ड्रेन बहुत बड़ा था, लेकिन मेरे पास इस बात की चिंता का समय नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स हिले ही नहीं थे। मतलब ओपोनेंट अभी मरा नहीं था। मेरा दिल छाती में धड़क उठा। वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का पॉइंट ब्लैंक हिट झेलना कोई छोटी बात नहीं है। मैं आगे बढ़ा और कोने में जले हुए मॉन्स्टर को देखा। टारगेट मॉन्स्टर, ट्रांसफॉर्मेशन नेकोमाटा, रीडिंग वैल्यू एक्सट्रीमली हाई। नोटिफिकेशन देखकर मेरे सीने में अजीब सा रिग्रेट भर गया। डैम इट,
मैं लगभग एक कैट गर्ल को मार ही देता। नेकोमाटा दूसरे फ्लोर पर कॉमन मॉन्स्टर्स होते हैं। वे बिल्ली जैसे दिखते हैं, लेकिन इंसान जैसी फेस और 2 टेल्स होती हैं। आमतौर पर वे बस कॉमन मॉन्स्टर मटेरियल होते हैं, लेकिन मुझे आज एक फुली ट्रांसफॉर्म्ड वन मिल गई। कानों और टेल्स को छोड़कर वह पूरी तरह ह्यूमन लग रही थी। भले ही उसका 80% से ज्यादा शरीर जल चुका था, मैं बता सकता था कि वह बिल्कुल मेरी टाइप थी। मैं आमतौर पर डिसाइसिव होता हूँ, लेकिन अब मैं हिचकिचाया। मुझे अचानक प्रोक्रिएशन की क्यूरियोसिटी और इच्छा तक महसूस हुई। क्या हुआ? तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे? मियाओ। कैट गर्ल ने प्योर हेट्रेड से मुझे घूरा और मैं थोड़ा फ्लस्टर्ड हो गया। काफी सोचने के बाद मैंने एक ठीक ठाक बहाना बनाया। कैट मीट खराब टेस्ट करता है, खट्टा और कड़वा होता है, और मुझे तुम्हारी जैसी स्किनी गर्ल्स भी पसंद नहीं। ट्रांसफॉर्म्ड नेकोमाटा ने ठंडी सांस भरी। तुम सोचते हो मैं कमजोर लगती हूँ? मियाओ। तो तुम मुझ पर तरस खा रहे हो? अगर अब भी नहीं मारोगे तो अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगी। मियाओ। मैंने उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया, मैं बस जिज्ञासु था। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? मैं लेवल 2 स्पिरिचुअल प्रेशर एक्टिव रखती हूँ जुलाई। इससे दूसरे मॉन्स्टर्स को पता चल जाता है कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ज्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने जवाब नहीं दिया, मैंने और सख्ती से पूछा। गर्ल शेप्ड नेकोमाटा ने स्टबर्न होकर घूरा। तुम मेरी टेरिटरी में घुसे और उसमें मल कर दिया। मियाओ। फिर मैं किससे लड़ती? तुमसे नहीं तो? मैं स्टंड रह गया। सोचने पर समझ आया, मैं सच में इसी वजह से उस केव में आया था। फिलाइंस बहुत टेरिटोरियल होते हैं, लेकिन यह डंजन है। क्या सरफेस वाले एनिमल इंस्टिंक्ट्स यहाँ सच में लागू होते हैं? और अगर होते भी हैं, तो क्या फीमेल कैट्स की भी टेरिटरी होती है? सिर्फ इतनी सी बात पर? तो छोटी बात। मियाओ। तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें तो इस फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर होना चाहिए। तुम्हें इतना कॉमन सेंस कैसे नहीं पता? असल में मैं इस डंजन में 1 महीने से भी कम समय से हूँ। क्या? इम्पॉसिबल। बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है, जंगल में फ्री रह सकते हो। कुछ को ह्यूमंस माउंट्स के रूप में चुन लेते हैं और वे बिना चिंता के जीते हैं। फिर तुम इस बेकार डंजन में क्यों आए? मियाओ। क्या बाहर सच में इतना अच्छा है? उसके वर्ड्स ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। जंगल के मॉन्स्टर्स चिंता रहित हो सकते हैं, लेकिन उनके पास डंजन की ग्रोथ पोटेंशियल नहीं होती। बाहर की दुनिया कठोर है। मॉन्स्टर्स को ह्यूमंस बड़े पैमाने पर शिकार करते हैं और उनके पास पलटवार का तरीका नहीं होता। माउंट बनने की बात करें तो कुछ ह्यूमंस शायद उन्हें चेरिश करते हो, लेकिन ज्यादातर उनकी फ्रीडम छीनकर एक्सप्लॉइट ही करते हैं। उन्हें मुर्गियों की तरह पिंजरे में रखा जाता है। यहाँ 1 महीने के बाद मैंने एक बात समझ ली है, डंजन बस मॉन्स्टर्स की स्लम है। क्या तुम मेरा दुख देखकर मजा ले रहे हो? मियाओ। नेकोमाटा की आवाज में डर नहीं था, बल्कि वह आखिरकार फ्री होने से राहत महसूस कर रही थी। इससे मुझे अपनी नैनी की बात याद आ गई। डंजन में जन्म लेना मॉन्स्टर के लिए एक नेचुरल कर्स है। मैं माइंड लिंक स्किल कम इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर्स की लाइफ की भीख सुनने से डर लगता है। इससे मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ। गहराई में मैं अभी भी बेसिक सिंपैथी और मर्सी वाला ह्यूमन हूँ, लेकिन इस जगह ऐसे फीलिंग्स आपको मरवा सकती हैं। शायद हार्मोन्स थे या कुछ और, लेकिन उसके दयनीय चेहरे को देखकर मैं हिचक गया। फिर भी मैं उसे जाने देने वाला बेवकूफ नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वह बाद में मुझे मार दे। मैंने खत्म करने के लिए अपनी ड्रैगन क्लॉ उठाई। तभी केव में एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। आवाज ने मुझे रोक दिया। पूरे डंजन का 2nd फ्लोर बुरी तरह हिलने और घूमने लगा। मैंने नेकोमाटा की तरफ देखा, दिल तेज धड़क रहा था। तुमने क्या कहा? मैंने पूछा। ह्यूमंस। बस कुछ शब्दों में उसने वही बात कही जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह थी। मैं और पूछता, उससे पहले ही हमारे बगल की रॉक वॉल ध्वस्त हो गई। एक सुंदर युवा आदमी गोल्डन ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े स्टोन को चीरता हुआ अंदर गिरा। मैं स्टंट रह गया। मेरा पहला ह्यूमन दिखा। उस युवा ने मुझे और नेकोमाटा को तुरंत देख लिया। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह दीवार के उस होल की तरफ मुड़ा और पूरी ताकत से गरज पड़ा। उसने कम्बैट स्टैंस ले ली, जैसे मौत तक लड़ने को तैयार हो। उसकी आंखों में भरी नफरत ने मुझे उलझा दिया। मैं समझाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं बोल सकता हूँ, तो वह और ज्यादा भड़क गया। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। वह बड़बड़ाने लगा। उसका फोकस डरावने स्तर तक पहुंच गया। मेरा दिमाग घूम रहा था। क्या तुम मेरी बात भी सुन रहे हो? मैं सोच रहा था, तुम पूरा मामला ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन वह युवक परवाह नहीं कर रहा था। उसके शरीर के हर पोर से बैटल इंटेंट की लहर निकल रही थी। उसने छोड़ी गई ऊर्जा एकदम 10 गुना बढ़ गई। वह धनुष से निकले तीर की तरह मुझ पर झपटा। मेरी ड्रैगन आई ने उसे स्कन किया। टारगेट लियो, पैलेडिन, LV32, एलीट ह्यूमन। उसके ज्यादातर एट्रीब्यूट्स मेरी करंट स्टेट से ऊंचे थे। अगर मैं फुल स्ट्रेंथ में होता तो स्किल से आसानी से उसे संभाल लेता, लेकिन मैं घायल और थका हुआ था। सीधी लड़ाई में मेरा कोई चांस नहीं था और मैं अभी ह्यूमंस के साथ वॉर शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। 2 सेकंड्स की हेजिटेशन के बाद मैंने उसकी इनकमिंग स्लैश डॉज कर दी। मैंने नेकोमाटा को अपने शोल्डर पर उठाकर बॉस और युवक दोनों से भाग निकला। नेकोमाटा स्टंड रह गई। तुम क्या कर रहे हो? मियाओ। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह मेरे खुले सिर पर काटने और खरोंचने लगी। चुप रहो, मैंने भौंका। मैंने पीछे हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन की स्क्रफ को पकड़ लिया। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। उसका एकमात्र बचा ईयर नीचे लटक गया और उसका शरीर पूरी तरह जम गया। मेरे पीछे ह्यूमन यूथ पहले ही पास आ रहा था। उसकी गोल्डन सोर्ड गिरते आसमान की तरह नीचे आई। मैंने शरीर मोड़कर स्ट्राइक डॉज की, अंदर ही अंदर गाली देते हुए। अगर मैं इतना ड्रेन्ड न होता तो यह छोटा फ्राई मेरा पीछा न कर पाता। मैंने दांत भींचे और भागने के लिए आखिरी ताकत निचोड़ दी। एक आदमी और एक ड्रैगन डंजन में लाइट की स्ट्रीक्स की तरह तेजी से दौड़े, भयंकर पीछा करते हुए। मुझे लगा वह आदमी कुछ देर बाद हार मान लेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह 2 और आधे आवर्स तक मेरा पीछा करता रहेगा। मैं ऊर्जा बचाने के लिए बस चला जा सकता था, लेकिन अगर उसने सच में सुइसाइडल फाइनल स्ट्राइक की कोशिश की तो मुझे उसका सिर कुचलना पड़ता। मैं उसके रिएक्शन का इंतजार करता रहा और तभी युवक ने डेस्परेट क्राई छोड़ी। उसकी बॉडी पर नसें उभर आईं जब उसने अपनी सारी बैटल इंटेंट गोल्डन ग्रेट सोर्ड में डाल दी। उसके फुल पावर स्ट्राइक के सामने मैंने साई किया और इनविंसिबिलिटी स्किल अनलॉक करने के लिए 5 पॉइंट्स खर्च कर दिए। मैं जिंदा कैनन बॉल बनकर सोर्ड एनर्जी से टकराया और राइस पेपर की तरह उसे चीरते हुए निकल गया। लियो ने कभी नहीं सोचा था कि जिस बीस्ट का वह शिकार कर रहा था वह इतनी अचानक काउंटर अटैक करेगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका अल्टीमेट स्ट्राइक इतनी आसानी से टूट गया। एक भयानक थर्ड के साथ मेरा लोहे जैसा कठोर सिर उसके पेट में जा टकराया और वह दर्द से चीख उठा।
वह पंखे की तरह घूमता हुआ हवा में उड़ा और एक दर्जन स्टोन पिलर्स तोड़ता हुआ रॉक वॉल से जा लगा। जब इनविंसिबिलिटी खत्म हुई, मेरा शरीर ढीला पड़ गया। मुझे लगा अब आखिरकार सांस ले सकूंगा, लेकिन लेवल अप नोटिफिकेशंस की बाढ़ ने मेरा सिर चकरा दिया। इवॉल्व करने के बाद एक्सपीरियंस पाना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस ह्यूमन की पावर किसी कोडो बीस्ट के बराबर लग रही थी। इस वीक ह्यूमन ने मुझे लेवल 11 से लेवल 17 तक पहुंचा दिया। एक किल से 12,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम मुझे मर्डरर बनने के लिए एनकरेज कर रहा हो। मेन क्वेस्ट, स्ले द सेकंड फ्लोर बॉस, हैंड ऑफ मेडुसा, रिवॉर्ड 50 अनलॉक पॉइंट्स। मैं स्टंड रह गया। मैंने हेल्थ से लड़कर सिर्फ 35 पॉइंट्स इकट्ठे किए थे और अब एक क्वेस्ट 50 दे रहा था। पीछे से लूना की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वह घावों से भरी हुई मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं पूरा मॉन्स्टर हूँ। वह हैरान थी। आमतौर पर मॉन्स्टर का ग्रोथ एक स्टेडी नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, लेकिन मैंने अभी ह्यूमन को मारकर तुरंत हील होकर पावर सर्च पा लिया था। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। उसके डरे हुए सवालों का सामना करते हुए मैंने अपना चेहरा शांत रखा। क्या तुम यहाँ मरना चाहती हो? मैंने पूछा। या मेरे साथ आकर सेकंड फ्लोर बॉस को मारना चाहती हो? वह हाँ फी, तुम पागल हो क्या? वो बॉस तो तीसरे फ्लोर के एंट्रेंस की रक्षा करता है। अचानक लूना मेरी योजना समझ गई। तुम सच में हैंड ऑफ मेडुसा को मारकर थर्ड फ्लोर जाना चाहते हो, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से सिर हिलाया। अपनी बंस को अनदेखा करते हुए लूना फुफकारती हुई बोली, तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ में तुम सेकंड फ्लोर पर राज कर सकते हो, फिर अपनी जान खतरे में डालकर और नीचे क्यों जाना? तुमने कहा था ह्यूमन लोग डंजन से निकलने के लिए बॉस रेड करते हैं, है ना? लूना का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम सच में डंजन छोड़ना चाहते हो? मैंने उसे जानते हुए मुस्कान दी। लगता था डीपर एक्सप्लोर करना ही बाहर निकलने का तरीका था। मुझे बताओ कैसे निकलना है। तुम पहले से बोल रही हो तो सब कुछ बता ही दो, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? लूना थूकते हुए बोली। मैंने कंधे उचका दिए। कोई बात नहीं, मेरे पास एक स्किल है जो तुम्हारे दिमाग में घुस सकती है। हालांकि यह बहुत दर्दनाक है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं सीधे तुम्हारे ब्रेन से जानकारी निकाल लूंगा। लूना का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पता था कि थर्ड फ्लोर पर मेंटल टाइप मॉन्स्टर्स ऐसी स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। वह झिझकी तो मैंने दबाव बनाए रखा। अगर तुम सहयोग करोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हारे वुंड्स ठीक कर दूंगा। मुझे कैरेट और स्टिक की कीमत पता थी। मेरे पास मेमोरी एक्सट्रैक्शन स्किल सच में थी, लेकिन उसके लिए 20 अनलॉक पॉइंट्स लगते थे और मैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता था। लूना के कान हिले और उसने शक से मुझे देखा। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने अपनी छाती थपथपाई। एक आदमी की बात उसकी बॉन्ड होती है। मैंने जाना कि डंजन छोड़ने के कई तरीके हैं। ह्यूमंस टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे मॉन्स्टर्स के लिए सीखना लगभग असंभव है। डंजन मॉन्स्टर्स के लिए बाहर निकलने का बस एक रास्ता है। फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर तक लड़ो, फिफ्थ फ्लोर पर फाइनल बॉस को मारो और तुम बाहरी दुनिया तक पहुंच सकते हो। लिविटा की अनस्टॉपेबल पावर के बारे में सोचकर मैं खुद को सिरन से बचा नहीं सका। तुमने लिविटा को देखा भी कहाँ? मियाओ। मैंने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हर फ्लोर अलग स्पेस है और मॉन्स्टर्स उनके बीच मूव नहीं कर सकते? ये समझ में नहीं आता। यह लिविटा पर लागू नहीं होता। वह एंशिएंट गॉड का माउंट था और इस डंजन का सबसे ताकतवर क्रीचर है। वह जहाँ चाहता है जा सकता है। कोई लिविटा को मार नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। वह डंजन में बस इसलिए रहता है क्योंकि वह खुद इसकी रक्षा करना चाहता है। इसलिए बाहर निकलना बस एक पाइप ड्रीम है। ये सुनकर लूना ने जैसे हार मान ली। वह जमीन पर गिर पड़ी, हांफती हुई। उसके भारी घावों से उसकी हेल्थ तेजी से गिर रही थी। 10 मिनट्स में वह मर जाती। मैंने हीलिंग स्किल अनलॉक करने के लिए 4 पॉइंट्स खर्च करने का फैसला किया। मैंने हीलिंग स्किल इस्तेमाल की और पानी को कंडेंस करके उसे पूरी तरह रिस्टोर कर दिया। वह तुरंत उछलकर खड़ी हो गई, अपने ही लिम्स को अविश्वास से देखते हुए। तुमने क्या किया मियाओ? मैं यह प्रॉमिस नहीं कर सकता कि तुम निकलोगी, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम सेकंड फ्लोर पर ठीक से जाओ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? लूना अभी शॉक से बाहर नहीं आई थी। वह देर तक मुझे ब्लैंकली देखती रही, फिर बोली, तुम्हारा मतलब है तुम हैंड ऑफ मेडुसा को मारने जा रहे हो? मैंने सिर हिलाया। तुम मजबूत हो, दूसरे फ्लोर पर अब तक मिले सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर हो। लूना गर्व से सीना तान गई। बिल्कुल मियाओ, उस मेडुसा को छोड़कर मैं यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग हूँ मियाओ। वह फिर उसका टोन बदला। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी जान क्यों जोखिम में डालूं? अगर तुम हैंड ऑफ मेडुसा को मार दोगे तो तुम सेकंड फ्लोर के बॉस क्वीन बन जाओगे। सुनने में अच्छा नहीं लगता क्या? लूना के कान हिले। उसने बॉस क्वीन बड़बड़ाते हुए सिर नीचे किया। कुछ सेकंड बाद वह लाल चेहरे के साथ ऊपर देखी और मान गई। तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं एक बार तुम्हारी मदद करूंगी। वैसे तुम ड्रैगन हो या डॉग? मैं ड्रैगन हूँ। क्या? तुम वैसे लगते नहीं मियाओ। क्या तुम छोटा ब्लैक डॉग हो? इतनी मोटी बेली और डॉग जैसे हेड के साथ मैं तुम्हें अब से डॉग थिंग बुलाऊंगी? मैं चुप रह गया। लूना बोलती रही, और तुम डॉग नहीं हो क्या? तुमने उस ह्यूमन के साथ खेल किया, मुझे चोट पहुंचाई, फिर मुझे हील किया। क्या तुम मुझे अपने बेबीज पैदा करवाने की कोशिश कर रहे हो? मैं बस 1 महीने की हूँ, मेरे अभी बाल भी नहीं उगे। ठीक है, जो चाहो बुलाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। डंजन मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते, उनकी जरूरत भी नहीं। ठीक है, तुम मुझे डॉग थिंग बुलाओ तो मैं तुम्हें कैट साउथ नॉर्थ बुलाऊंगा। लूना की टेल जमीन पर मारने लगी। कैट साउथ नॉर्थ कैसा नाम है? चलो, लूना बड़बड़ाई। असल में मेरा एक नाम है। फिर वह जल्दी से मेरे पीछे चल दी। कुछ मिनट बाद हम सेकंड और थर्ड फ्लोर्स की बाउंड्री पर पहुंच गए। मैंने ह्यूमंस को हैंड ऑफ मेडुसा से लड़ते देखा और फैसला किया कि वे काम खत्म कर लें, तब मैं रिवॉर्ड उठा लूंगा। मेरे यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल्स या स्किल्स को समझते ही नहीं। लेवलिंग बस जीने का बाय प्रोडक्ट है और स्किल्स बस सर्वाइवल टूल्स हैं। लूना जैसे म्यूटेंट्स को छोड़कर मॉन्स्टर जितना पुराना होता है उसका लेवल उतना ही ऊंचा होता है। सेकंड फ्लोर बॉस हैंड ऑफ मेडुसा कम से कम 500 ईयर से जिया है। वह हिल भी नहीं सकता, लेकिन थर्ड फ्लोर कॉरिडोर की रक्षा करता एक फिक्स्ड टरेट जैसा है। फ्लोर रेड करने वाले ह्यूमंस या ऊपर जाने वाले मॉन्स्टर्स को इसी कॉरिडोर से गुजरना पड़ता है। उसकी रक्षा में प्रे लगातार उसके पास आती रहती है। मैंने ह्यूमंस को निडर होकर हैंड ऑफ मेडुसा पर फियर्स अटैक करते देखा। फिर वे एक एक करके मरते गए। शुरू में कम से कम 200 ह्यूमंस थे, लेकिन अब केवल 1 दर्जन बचे थे। ये ह्यूमंस सच में कुछ और ही हैं, जानते हुए भी कि वे जीत नहीं सकते, फिर भी यहाँ मरने आ गए। लूना कार्नेज को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शो देख रही हो। मैं एक्सप्रेशनलेस रहा। मुझे उनकी जान की परवाह नहीं थी। मैं बस चाहता था कि वे मेडुसा की हेल्थ और गिरा दें। आखिरकार मेडुसा एक फॉर्मिडेबल फो था।
हैंड ऑफ मेडुसा के स्टैट्स डरावने थे। अगर मैं फुल स्ट्रेंथ में उससे लड़ता तो मेरे पास 0 चांस होता। ह्यूमन आर्मी की वेव टैक्टिक्स असफल रही, लेकिन उन्होंने कुछ डैमेज किया। काफी समय तक हैंड ऑफ मेडुसा इतना कमजोर फिर नहीं होगा। मैं अभी इन ह्यूमंस को मरने देने का इरादा नहीं रखता था। वे अभी भी मेरे काम के थे। अब केवल 9 बचे थे। मेरा दिमाग तेजी से हर संभव टैक्टिक सिमुलेट कर रहा था। उसकी परसेप्शन 8000 थी, इसलिए स्नीक अटैक असंभव था। भले वह कमजोर हो गया हो, हेड ऑन फाइट हारने वाली लड़ाई थी। मैंने तय किया कि सारे पॉइंट्स क्रिटिकल स्ट्राइक में डाल दूं और एक बड़ा अटैक करूंगा। मैं उसकी हेल्थ एक ही बार में गिराऊंगा, फिर एट्रिशन वॉर में उसे घिस दूंगा। यही एकमात्र तरीका है। मैंने सारे पॉइंट्स डाल दिए। अब सब कुछ दांव पर है। मेरी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये ह्यूमंस मौत से नहीं डरते। कोने में जाकर वे आखिरी सुसाइड चार्ट करेंगे। जैसा मैंने देखा, 9 सर्वाइविंग लोग एक दूसरे को सहारा देकर खड़े हुए। उनकी चीखें हवा को हिला रही थीं। 9 रेड लाइट्स पूरे बेसमेंट में दिन जैसे चमक उठी। यह मेरा मौका था। मैंने कैट साउथ नॉर्थ की तरफ देखा और शैडोज में छलांग लगाकर अपनी रेंज के किनारे तक रेंगता हुआ पहुंचा। मैदान में ह्यूमंस अभी भी मर रहे थे। जब सिर्फ 3 बचे, उनमें से एक ने अपने शरीर को शील्ड बनाकर आखिरी 2 को बॉस तक पहुंचाया। वे उछले और अपनी वेपन्स को हैंड ऑफ मेडुसा के लोअर जॉ में गहराई तक घुसा दिया। बॉस हिस्टेरिकल स्क्रीम छोड़ने लगा। उसका फिजिकल डिफेंस 0 था, इसलिए उन 2 कमजोर ह्यूमंस ने उसके हेल्थ के 1000 से ज्यादा पॉइंट्स कम कर दिए। कैट साउथ नॉर्थ ने अपना मौका देखा और डार्क स्ट्रीम ऑफ लाइट में बदल गई। वह उसकी टंग की तरफ गई, लेकिन 8000 परसेप्शन के सामने वह बहुत धीमी थी। आधे स्नेक हेड्स उसकी दिशा में झपटे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वह आ रही है। मुझे लगा मैंने उसकी सोच सुनी। मैंने सोचा था कौन है, तो यह इटर्नल रनर अप लड़ने आया है। बढ़िया, मैं तुम्हें बहुत समय से खाना चाहता था। यही वह सोच रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यहाँ एक तीसरा व्यक्ति भी था। मैंने वीकनेस ब्रेक एक्टिवेट किया। हैंड ऑफ मेडुसा के पूरे शरीर पर रेड स्पॉट्स उभर आए, उसके फिजियोलॉजिकल वीक पॉइंट्स। मैंने अपनी एनर्जी पर फोकस किया और बाहर निकल पड़ा। चारों तरफ शैटर्ड स्टोन्स उछलने लगे। मैं एक चलता फिरता कैनन बॉल बन गया और मेरे गुजरते ही स्टोन पिलर्स लावा में पिघलते गए। लेवल 5 कॉमेट स्ट्राइक सारी एट्रीब्यूट्स को 4 गुना पावर में बदल देता है। फुल पावर स्ट्राइक का पल्स कल्पना से परे है। हाई प्रेशर और हीट ने पाइथन्स को श्रेड किए गए मांस में बदल दिया। एक बैंग के साथ हैंड ऑफ मेडुसा हजारों आवाजों में चीख उठा। उसके सिर का पिछला हिस्सा धंस गया। उसका विशाल शरीर, जो 400 ईयर से नहीं हिला था, उड़कर दूर चला गया। वह सोड और एमेट दूर रॉक वॉल में धंस गया। मैंने हील करने के लिए नहीं रुका। मैंने धूल के आर पार उसके स्टैट्स को देखा। जब तक उसकी हेल्थ 0 नहीं हुई, मैं आखिरकार आराम नहीं कर पाया। पास के 2 सर्वाइविंग ह्यूमंस इस दृश्य को देखकर खाली निगाहों से घूरते रह गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें एक मॉन्स्टर ने बचा लिया। बड़े चौकोर चेहरे वाले नाइट आर्थर ने खुशी के साथ बोलना शुरू किया, जो जल्दी ही ठंडी हो गई। छोटा वाला मार्कस उसे देख रहा था। आर्थर ने निगलते हुए अपनी आंखों में मर्डरस इंटेंट भर ली। कुछ भी हो, मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। यह ड्रैगन छोटा है, लेकिन मैं इसकी पावर महसूस कर सकता हूँ। अगर हमने इसे बड़ा होने दिया तो यह ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाएगा। आर्थर ने टूटी हुई सोर्ड उठाई और लंगड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। हम वैसे भी इस हेल होल से जिंदा नहीं निकल रहे। हैंड ऑफ मेडुसा और इस ड्रैगन को एक साथ मार देना दुनिया के लिए सबसे अच्छा काम होगा। मार्कस ने झिझकते हुए अपना वेपन उठा लिया। मैंने सब कुछ सुन लिया। अनग्रेटफुल शब्द भी इन दोनों के लिए कम है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। यह प्लान का हिस्सा था। क्रिटिकल स्ट्राइक ने मेरी स्टैमिना खत्म कर दी थी और मुझे पता था उसे वापस कैसे पाना है। लेवल अप ही गोल था। ह्यूमंस कमजोर हैं, लेकिन बहुत एक्सपी देते हैं। मैंने वैसे भी रिकवरी के लिए उन्हें मारने की योजना बनाई थी। अगर वे ग्रेटफुल होते तो मेरी कॉन्शियंस शायद हिचकती। चूंकि वे अनग्रेटफुल हैं, मुझे कोई पछतावा नहीं। जैसे ही दोनों नाइट्स स्ट्राइक करने को तैयार हुए, मैं काउंटर करने के लिए तैयार था। तभी जिस वॉल पर मेडुसा लगी थी, वह एक रोर के साथ फट गई। एक पाइथन बाहर झपटा और आर्थर और मार्कस को काट लिया। मैंने पहचान लिया, वो मेडुसा के हेयर थे। तभी मुझे अचानक एक बात समझ आई। हैंड ऑफ मेडुसा को मारने के बाद मेरा एक्सपी क्यों नहीं बढ़ा? हवा में हिसिंग साउंड्स भर गईं। मेरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट फिर से जाग गया। मैं झपट कर आगे बढ़ा और अपनी ड्रैगन क्लॉ से मार्कस का हार्ट भेद दिया। लेवल अप पूरा हो गया। मेरा स्टेटस तुरंत पीक पर लौट आया। उसका ट्रू बॉडी असल में उसके सिर पर मौजूद सैकड़ों पाइथॉन्स हैं। स्कल सिर्फ रिजेनरेशन के लिए एक कनेक्टर था। अब वे सैकड़ों पाइथॉन्स 2 ग्रुप्स में बट गए। आधे मुझ पर हमला कर रहे थे, आधे कैट साउथ नॉर्थ पर। वे किसी भी एंगल से किसी भी समय स्ट्राइक कर सकते थे। सबसे बुरी बात यह थी कि ये सारे पाइथॉन्स एक ही एंटिटी माने जाते थे। कुछ को मारने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता था, लेकिन मेरे पास एक प्लान था। मैंने एक पाइथॉन को चिथड़ों में फाड़ दिया। मैंने कैट साउथ नॉर्थ की तरफ देखा। उसकी एजिलिटी के बावजूद उसने सिर्फ कुछ ही को मार पाया था। अगर यही चला तो हम दोनों मौत तक वेयर डाउन हो जाते। मैंने उसे इशारा किया कि वह मेरी तरफ आए। इस फॉर्म में हैंड ऑफ मेडुसा की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन हेड खोने का मतलब था कि वह रिजेनरेट नहीं कर सकता था और मैजिक रेजिस्ट भी नहीं कर सकता था। अगर मैं एक मैसिव एओई अटैक लगा दूं तो सारे पाइथॉन्स एक साथ मर सकते थे। मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट स्किल थी, इथीरियल ड्रैगन ब्रेथ। यह ड्रैगन रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग इननेट अटैक था, जो मैसिव एरिया डैमेज करता था। क्रिटिकल स्ट्राइक के साथ मिलकर यह मेरे सारे एट्रीब्यूट्स को प्योर पावर में बदल देता था, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के बाद मैं डेथ के कगार पर पहुंच जाता था। मैं ऐसा डेस्परेट मूव तभी करता जब कोई और रास्ता ना हो। कैट साउथ पॉ मेरे पास पहुंची। जैसे ही वह आई, मैंने अपनी क्लॉ से उसे एक तरफ झटक दिया। दोनों तरफ से 200 से ज्यादा पाइथॉन्स के सामने मैं रुक गया। मैंने अपना मुंह पूरा खोला। ब्लू फ्लेम्स फूट पड़ी और केव का हर कोना भर गया। पाइथन्स को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। वे पूरी तरह सीरिंग हीट में डूब गए। लेकिन जब मैंने उन्हें राख बनते देखा तो राहत महसूस नहीं हुई। एक्सपी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई थी। मैं सावधानी से एरिया स्कैन कर ही रहा था कि रॉक वॉल से एक गोल्डन पाइथॉन बाहर फट पड़ा। वह सीधे मेरी आंखों के बीच वाली जगह पर झपटा। वह इतना तेज था कि बस ब्लर दिखा।
मेरी करंट हालत में एक हिट फेटल होती। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर कैट साउथपॉ चट्टान के पीछे से दौड़ती हुई आई। उसने अपने शरीर से मुझे शील्ड किया। मैंने हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज सुनी जब गोल्डन पाइथन ने उसकी आर्म काट ली। उसकी पहले से कम हेल्थ एकदम सिंगल डिजिट्स तक गिर गई। दर्द सहते हुए उसने पूरी ताकत लगाकर उस पाइथन को टुकड़ों में फाड़ दिया। मैंने उसके स्टैट्स देखे। वो कोर बीस्ट था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस डम कैट ने मुझे बचा लिया। मैं उसकी टूटी आर्म देखकर कंफ्यूज्ड था। उसने मुझे क्यों बचाया? तर्क से तो कोर बीस्ट को मुझे मारने देना और फिर उसे खुद खत्म कर देना ही सबसे अच्छा चॉइस था, है ना? कैट साउथपॉ का रंग उड़ गया और उसने एक कमजोर सी मुस्कान जबरदस्ती निकाली। क्या हमारा डील नहीं था? मैं इस बीस्ट को मारूंगी और फ्लोर 2 बॉस बन जाऊंगी और तुम फ्लोर 3 पर चले जाओगे। वैसे भी तुमने मुझे बचाया था। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती थी। उसकी इनोसेंस लगभग मजेदार थी। उन ह्यूमंस की बिट्रेयल देखने के बाद मुझे समझ आया कि मेरा ह्यूमैनिटी फर्स्ट माइंडसेट बदलना होगा। मैं कोर बीस्ट के पास गया और उसका सिर अपने पैर के नीचे कुचल दिया। मैंने उसे उठाया, चबाया और निगल गया। नोटिफिकेशन, मेन क्वेस्ट कंप्लीट, स्किल पॉइंट्स रिवॉर्डेड, लेवल 20 रीच्ड, एवोल्यूशन कंडीशंस मेट। क्वेस्ट कंप्लीशन सुनकर ही मैं आखिरकार रिलैक्स्ड हुआ। मैं जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। कैट साउथपॉ ने मुझे कसकर गले लगाया और अपना चेहरा मेरे चेहरे से रगड़ा। लूना का ह्यूमन फॉर्म काफी इंप्रेसिव था। मैंने फोकस और हील इस्तेमाल करके उसके इंजरीज ठीक किए, फिर चारों तरफ देखा। मेडुसा की हैंड मर चुकी थी, इसलिए फ्लोर 3 का रास्ता पूरी तरह खुल गया था। लेकिन जैसे ही मैं नीचे छलांग लगाने वाला था, लूना ने रिलक्टेंट टोन में कहा, हम कितनी ग्रेट टीम हैं। अगर तुम रुक जाओ तो फ्लोर 2 पर हम इनविंसिबल हो जाएंगे। थोड़ी देर रुककर उसका चेहरा लाल हो गया, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आया हो, और वह चिल्लाई, मैं स्मार्ट हूँ और तुम स्ट्रांग हो। मैं फ्लोर 2 की क्वीन बन सकती हूँ। मुझे नीला आसमान और गर्म सन ज्यादा पसंद है, मैंने कहा और टनल में कदम रख दिया। लूना मुझे पीछा करने लगी, लेकिन मेरी आवाज पीछे गूंज पड़ी, फ्लोर 2 अब सेफ है, गुड बाय। उसके लिए टनल शायद डेथ ट्रैप हो सकता था, मेरे लिए यह फ्रीडम का रास्ता था। लेकिन मुझे अगले ही पल अफसोस हुआ। फ्लोर 1 रॉक था, फ्लोर 2 मड था, लेकिन मैं यह कभी नहीं सोच सकता था। फ्लोर 3 एक बहुत बड़ा फ्रोजन वेस्टलैंड था। मैंने तुरंत प्यूरिफिकेशन ऑप्शंस देखे और जो देखा उससे मैं शॉक्ड रह गया। पहले 3 ऑप्शंस वही थे, लेकिन एक फोर्थ जुड़ गया था, मिनिएचराइज्ड ड्रैगन। यह एक्सट्रीम कोल्ड और हीट सोर्स अवेयरनेस से अनलॉक होने वाला रेयर पाथ था। इससे आइस इम्यूनिटी मिलती थी। ठंड से मेरी हेल्थ तेजी से गिर रही थी, इसलिए मैंने वही चुन लिया। एक झटके में मेरी डार्क पर्पल स्केल्स गायब हो गईं। मैं अपने नए स्टैट्स देख ही रहा था कि ऊपर से एक फेमिलियर स्क्रीम गूंजी। मैंने ऊपर देखा और ठीक उसी समय एक विशाल शेप मुझ पर गिरती दिखी। वह सीधे मुझसे टकरा गई। क्या मैंने नहीं कहा था दूर रहो? मैं कराहा। लूना मेरे पीछे पीछे नीचे आ गई थी और हम इस नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने लगे। फ्लोर 3 चकाचौंध करने वाली सफेदी की दुनिया थी। मॉन्स्टर्स ट्रांसल्यूसेंट आइस स्कल्पचर्स जैसे थे और सभी लेवल 70 या उससे ऊपर थे। हमने तय किया कि लेवल अप करने के लिए यही शिकार करेंगे। कई हफ्तों तक हजारों आइस मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मैं सेकंड प्यूरिफिकेशन लेवल 8 पर पहुंच गया। क्योंकि प्यूरिफिकेशन के बाद लेवल्स रिसेट हो जाते थे, इसलिए मैं इफेक्टिवली लेवल 88 था। लूना लेवल 60 पहुंच गई। लेकिन जैसे जैसे हम मजबूत होते गए, मुझे इस कैनियन के बारे में कुछ अजीब दिखा। बाहर वाले क्रीचर्स लो लेवल थे। बाहर के वुल्व्स में सफेद मीट और ब्लड था, वे असली थे। लेकिन कैनियन के अंदर के वुल्व्स प्योर आइस से बने थे, उनके पास फ्लैश नहीं थी। मेरे डबल एक्सपी बफ के बावजूद उनसे मिलने वाला एक्सपीरियंस बहुत छोटा था। इससे मैं एक डरावने कंक्लूजन पर पहुंचा। मैंने लूना को कैनियन के और अंदर ले गया। हम जिन मॉन्स्टर से मिले वे सब आइस से बने थे। न सोल, न इंटेलिजेंस और न ही कम्युनिकेट करने का कोई तरीका। फिर मुझे प्योर आइस से बना एक ह्यूमन दिखा। इससे मेरी थ्योरी कंफर्म हो गई। यहाँ का हर मॉन्स्टर बस एक समन था। इसका मतलब समनर बहुत ही रिडिकुलसली स्ट्रांग होना चाहिए। इसका कल्प्रिट शायद फ्लोर बॉस आइस एम्परर है। हम 3 दिन और आगे बढ़े। मैं अपनी सेकंड एवोल्यूशन के लेवल 11 पर पहुंच गया। लूना लेवल 5 तक पहुंच गई। लेवल अप शरीर को रिस्टोर करता है, लेकिन मेंटल एग्जॉस्शन को नहीं। लूना लड़खड़ा रही थी, मुश्किल से चल पा रही थी। मैं और नहीं चल सकती, उसने फुसफुसाकर कहा। क्या हम आराम कर सकते हैं? बॉस अभी वही है, मैंने कहा। 1 घंटे आराम कर लो अगर जरूरी है, तुम बाद में जल्दी कैचअप कर लोगी। वह दुविधा में दिखी, साफ तौर पर पीछे छूट जाने से डर रही थी। अगर मैं यहाँ अकेली छोड़ दी गई तो मुझे बस दांत भींचकर तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। तुम जर्क हो, लेटली बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। तुम बॉस के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो? क्योंकि मैं तेजी से लेवल अप करना चाहता हूँ। मैं लेवायथन को मारकर इस हेल होल से निकलना चाहता हूँ। मेरा गोल सीधा है, मैं जो भी बनूं ह्यूमन ही हूँ। मुझे शांत लाइफ चाहिए। ये डंजन मेरी जगह नहीं है। लूना कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों में अटूट डिटर्मिनेशन देखकर उसने सिर्फ होंठ भींचे और मेरे पीछे चल दी। अचानक सामने कैनियन खुल गया। मैं वहीं रुक गया। तुम रुके क्यों? उसने पूछा। मुझे फ्लोर 3 बॉस मिल गया। मेरी नजर का पीछा करते हुए लूना ने एक विशाल आइस फेनिक्स देखा, जो एक विशाल प्लेन पर आइसी नेस्ट के बीचों बीच बैठा था। वह ऐसे लग रहा था जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। टारगेट आइस फेनिक्स, लेवल 176, टाइप रेयर हाई टियर, हाई वैल्यू मॉन्स्टर। यह पहली बार था जब मैंने 4 5 डिजिट स्टैट्स वाला क्रीचर देखा।
यकीन करना मुश्किल था कि यह सिर्फ फ्लोर 3 बॉस है, लेकिन रॉ स्टैट्स का कोई मतलब नहीं होता। स्किल यूसेज, टैक्टिक्स और इनसाइट ही विनर तय करते हैं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। मेरे सरप्राइज के लिए आइस फिनिक्स पहले ही बोल पड़ा, तुम मेरी शांति क्यों भंग करते हो? क्योंकि वह बात करने को तैयार था, इसलिए मैंने कुछ वर्ड्स बर्बाद करने में आपत्ति नहीं की। तुम्हारे नेस्ट के नीचे फ्लोर 4 का रास्ता है ना? हमें नीचे जाना है। अगर तुम हट जाओ तो हमें डेथ फाइट नहीं करनी पड़ेगी। आइस फिनिक्स ने अपने क्रिस्टल जैसे फेदर्स हिलाए और फिर बोला, मैं तो बस अपने चाइल्ड के साथ एटर्निटी के अंत तक यहीं रहना चाहता हूँ। तुम्हें मेरी साइलेंस क्यों तोड़नी है? यह सुनकर मैंने उसके नीचे देखा। वहां एक छोटे आइस फिनिक्स की बोन्स पड़ी थी। क्या वह तुम्हारा चाइल्ड है? फिनिक्स ने जवाब नहीं दिया। वह बस उन बोन्स को ऐसे देखता रहा जैसे चाइल्ड अभी भी जिंदा हो। मेरे पास इसके लिए धैर्य नहीं था और न ही मुझे उसकी ट्रैजिक स्टोरी की परवाह थी। मैंने कॉम्बैट स्टैंस ले ली। लूना लड़ने में रिलक्टेंट लग रही थी। यह सिंपैथी की वजह से नहीं था, उसे बस नहीं लगता था कि हम जीत पाएंगे। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे और तुम्हारे चाइल्ड के साथ जो भी हुआ हो, मैं फ्लोर 4 पर जा रहा हूँ। यह सुनकर फिनिक्स ने ऊपर राहत भरी नजर से मुझे देखा और कुछ अजीब सा कहा, समझ गया। क्या तुम भी मेरे डियर चाइल्ड के प्लेमेट बनना चाहते हो? मेरी पेशेंस की आखिरी कड़ी भी टूट गई। मैंने बोलना बंद किया और पल्स के रिकॉइल का इस्तेमाल करके खुद को ग्रीन कैनन बॉल की तरह आगे फेंक दिया। मैंने मुंह खोला और लगातार 3 वॉइड पल्सेस दाग दी। लूना ने अपने क्लॉज घुमाए और दर्जनों विंड ब्लेड्स छोड़ दी। हमारे हमले फिनिक्स पर बरस पड़े और उसकी हेल्थ तुरंत 20% तक गिर गई। लेकिन मैं खुश नहीं था, मैं घबरा रहा था। लड़ाई शुरू होने के बाद से फिनिक्स ने एक बार भी काउंटर अटैक करने की कोशिश नहीं की थी। वह मूर्ति की तरह बैठा रहा और हर हिट बिना हिले सहता रहा। मेरा कॉम्बैट इंस्टिंक्ट मुझे झिझकने को कह रहा था। जैसे ही मैं अपना आखिरी वॉइड पल्स तैयार करने वाला था, कैनियन की दीवारों से दर्जनों आइस मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। उसी पल फिनिक्स ने आखिरकार मूव किया। उसने अपने विंग्स फैला दिए। आसपास के आइस मॉन्स्टर्स पिघलने लगे। उनके बॉडीज टूटकर लिक्विड आइस में बदल गईं। वह आइस फिनिक्स में बहकर चली गई और उसकी हेल्थ तुरंत फुल हो गई। मेरा दिल बैठ गया। फिनिक्स अब खेल खत्म कर चुका था। उसने विंग्स फड़फड़ाई और एक अविश्वसनीय गेल पैदा हो गया। मेरे लिम्स जमने और टूटने लगे। एक ही सांस में मेरा पूरा टोर्सो आइस में कैद हो गया। मेरी चेतना धुंधली होने लगी। धुंध में मुझे एक ही आवाज सुनाई दी। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं रहा। जब मैं आखिरकार होश में आया, मुझे नहीं पता कितना समय बीत चुका था। मैंने आंखें खोली और समझ गया कि मैं कैनियन में नहीं हूँ। मेरे सामने एक ऐसा क्रीचर था जो 200 ईयर ओल्ड हॉर्स जैसा दिख रहा था और मुझे मुस्कुरा रहा था। बर्फीले प्लेन में एक खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर हाँफ रहा था। मैंने ऊपर देखा और यकीन नहीं कर पाया कि यह विशाल अजीब बीस्ट मुझे खाने के बजाय, जब मैं बेहोश था, पूरे 1 दिन और रात अपने शरीर से बचाए रहा। क्या इस डंजन में सच में अच्छे लोग भी हैं? इससे मेरा पर्सपेक्टिव सच में बदल गया। क्या आपने मुझे बचाया? मैंने झिझकते हुए पूछा। फ्लोटिंग हेड वाले बीस्ट को सरप्राइज हुआ। तुम कम्युनिकेट कर सकते हो? टेलीपैथी जानते हो? मैंने ऑकवर्डली सिर हिला दिया। क्या आपने अभी मुझसे बात नहीं की? फ्लोटिंग हेड चौंक गया। माफ करना, मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ। मेरी मेमोरी कमजोर हो रही है। लेकिन तुम्हें बचाने वाला मैं नहीं था, वह तुम्हारा फ्रेंड था। मैं ठिठक गया। वो कैट, उसे कैसे भूल सकते हैं? लूना। उसका नाम सुनते ही मैं तुरंत शॉक्ड रह गया। यादों के टुकड़े घूमती लैंटर्न की तरह चमके। मुझे आइस फिनिक्स की ठंडी हवा याद आई जो मेरे शरीर को जमा रही थी। लेकिन फिर लूना आगे बढ़ी, मेरे पास दौड़ी और अपनी पूरी ताकत से मुझे आइस फिनिक्स के नेस्ट से बाहर फेंक दिया। तुम जर्क हो, बेहतर है मुझे बचाने आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेबीज नहीं दूंगी। मैं मर रही हूँ, मियाओ। सब कुछ याद आते ही मैं घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरा दिल कुचल रहा हो। चौंकाने वाली रियलिटी और हेल्पलेसनेस की लहर मुझ पर टाइट्स की तरह टूट पड़ी। अगर मैं थोड़ा और सावधान होता तो यह नहीं होता। अगर लूना ना होती तो आइस फिनिक्स मुझे ही मार देता। उस कैट ने तुम्हें कैनियन की छोटी पर फेंक दिया था। मैं वहीं से गुजर रहा था। सच कहूं तो तुम्हारी लेवल के मॉन्स्टर्स अब तीसरे फ्लोर पर बहुत कम ही दिखते हैं, तो मैं तुम्हें उठा लाया। मेरे पास भी कभी ऐसा एक फ्रेंड था, ग्रेट एंशिएंट वॉर के समय। लेकिन तुम तो जरा भी दुखी नहीं लग रहे। क्या वह कैट तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी? ओल्ड बीस्ट ने कंफ्यूज होकर पूछा। वह मेरी फ्रेंड है, एक बेवकूफ कैट। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया। तुम पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? मुझे क्या करना चाहिए? रोऊं? मैं मुड़ा और कैनियन की तरफ चल दिया। यह देखकर ओल्ड बीस्ट मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्योंकि मैं एक युवा मॉन्स्टर को मौत की तरफ जाते देख रहा हूँ। तुम्हें रोकना एल्डर का ड्यूटी है। लूना मर चुकी है, वह मेरी वजह से मरी। उसे बदला देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे शब्द मजबूत थे, डिटर्मिनेशन से भरे हुए। ओल्ड बीस्ट ने कुछ नहीं कहा, वह बस नीचे देखने लगा। मेरे ड्रैगन क्लॉज मुट्ठियों में कस गए। ब्लू ब्लड मेरी उंगलियों से रिसने लगी। ओल्ड बीस्ट ने ऐसे मुस्कुराया जैसे उसे कोई पुरानी याद आ गई हो। लंबी खामोशी के बाद वह बोला, अगर मैं कहूं कि तुम्हारी फ्रेंड मरी नहीं है तो? यह सुनते ही मैं ऐसे मुड़ा जैसे डूबता आदमी किसी तिनके को पकड़ ले। ओल्ड बीस्ट मुस्कुरा रहा था। वह झूठ नहीं बोल रहा लगता था। आइस फिनिक्स के पपेट्स इतने लाइफ लाइक इसलिए हैं क्योंकि उसकी समनिंग स्किल एक स्पेशल स्किल है जिसका नाम फ्लैश एंड बोन आर्टिफैक्ट है। प्राचीन काल से अब तक 10 से भी कम बीइंग्स के पास यह स्किल रही है। यह दुनिया की सबसे रेयर स्किल्स में से एक है।
सामान्य तौर पर समन्स ओरिजिनल से कमजोर होते हैं, लेकिन यह स्किल ऐसे क्रीचर्स बनाती है जो ओरिजिनल जितने स्ट्रॉन्ग या उससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल सिंपल कॉपी नहीं है, यह प्लंडर है। यह क्रीचर को ट्रैप और किल करता है, लेकिन सोल को बचाकर कॉन्शियसनेस निकाल लेता है, फिर बॉडी को आइस से दोबारा गढ़ता है। इन्हें समन्स कहने से बेहतर है पपेट्स कहना, इसलिए उन्हें मारने पर भी एक्सपी मिलता रहता है। इस आइस किंगडम में तुमने जो भी मॉन्स्टर देखा है वह आइस फिनिक्स का समन है। तीसरा फ्लोर पूरी तरह उसके कंट्रोल में है। कुछ कमजोरों को छोड़कर थोड़ी भी पावर वाला हर जीव पपेट बना दिया गया है। यह चौंकाने वाली बात मानना मुश्किल था, लेकिन इसका लूना के जिंदा होने से क्या लेना देना है, मैंने पूछा। ओल्ड बीस्ट आगे बोला, फ्लैश एंड बोन आर्टिफैक्ट शक्तिशाली है, लेकिन इसकी वीकनेस यह है कि प्रक्रिया बेहद स्लो है। यह आइस का इस्तेमाल करके विक्टिम की बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर बदलता है ताकि सोल इंटैक्ट रहे। तुम्हारी कैट फ्रेंड के एट्रीब्यूट्स को देखते हुए यह प्रक्रिया लगभग 2 वीक्स लेगी। अगर तुम उस समय के भीतर आइस फिनिक्स को मार दो तो उसे हीलिंग मैजिक से बचाया जा सकता है। 2 वीक्स! मेरे भीतर उम्मीद फिर से उमड़ आई। हीलर की मौत पहले ही भारी झटका थी। अगर लूना भी मर गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यह खबर मुझे चाहिए था। अगर उसे पकड़े जाने की गलती मेरी थी तो उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। धन्यवाद एल्डर, अब मुझे पता है मुझे क्या करना है। ओल्ड बीस्ट जोर से हंसा। मैं बहुत लंबे समय से जिंदा हूँ। रेयर है पिग ड्रैगन कब देखना, इसलिए मैंने तुम्हें बस बोरियत मिटाने के लिए बचाया। मैं ठिठक गया। मुझे मिनिएचराइज्ड ड्रैगन होना चाहिए था। 2 एवोल्यूशंस के बाद मेरी पिग ड्रैगन लिनिएज छिप जानी चाहिए थी। उसने मुझे कैसे देख लिया? अचानक मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने कहा था कि इस फ्लोर पर स्मॉल फ्राई को छोड़कर बाकी सब पपेट बनाए जा चुके हैं, लेकिन अपने विशाल साइज के साथ वह स्मॉल फ्राई नहीं था। वह आइस फिनिक्स से कैसे बच गया? उसकी आंखों में जानकार सी मुस्कान चमकी, जैसे वह मेरा मन पढ़ रहा हो। क्या तुम्हारे पास वह रेयर स्किल ट्रूथ नहीं है? वह तो टोटल चीट कोड है। समय की शुरुआत से तुम्हारे अलावा मैंने बस एक गॉड को ही उसे रखते देखा है। अभी इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। मैं अवाक रह गया। उसे मेरे ट्रूथ स्किल के बारे में कैसे पता था? मैंने गहरी सांस ली और नर्व्स संभाली। मैंने ऊपर देखा और इस विशाल अजीब क्रीचर पर ट्रूथ एक्टिवेट किया। डेटा देखते ही मेरी विजन धुंधली हो गई और मेरे पैर जवाब दे गए। ये स्ट्रेंज बीस्ट लिवायथन से भी बहुत ऊपर लेवल का था। टारगेट बेबीलोन, लेवल 413, टाइप सुपर गॉड बीस्ट। आप कौन हैं? मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। बेबीलोन बस बिना बोले मुस्कुराया। वह नीले आसमान को देख रहा था, किसी सुंदर मेमोरी में खोया हुआ। काफी देर बाद उसने कहा, कभी मैं सिन जैसी ब्लेड के साथ मिलियन गॉड्स से लड़ा था और दिन को रात से काट कर अलग कर दिया था। अब मैं पूरी शांति और गुमनामी की जिंदगी जीता हूँ। पता चला कि गॉड्स ने मूल रूप से इस डंजन को 2 बॉसेस के साथ बनाया था, लेकिन बेबीलोन बैटल और दुनिया से थक गया था। जैसे जैसे उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा, वह सीनिक 3rd फ्लोर पर आ गया और लेवियथन को डंजन पर राज करने के लिए छोड़ दिया। मैंने कड़वी हंसी हंसी। मैं अभी आधे रास्ते में था और मुझे पहले ही दोनों फाइनल बॉसेस मिल चुके थे। यह किस्मत थी या कर्स? कम से कम बेबीलोन समझदार था और मुझे मरता नहीं देखना चाहता था। एल्डर, क्या मैं सच में आइस फिनिक्स को हराकर लूना को बचा सकता हूँ? बेटा, बेबीलोन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह और लेवियाथन ट्विन बॉसेस हैं। लेवियाथन पावर है और बेबीलोन विजडम। वह रुका, फिर पूछा, इस डंजन में क्या तुमने एक भी ऐसा मॉन्स्टर मारा है जो तुमसे हायर लेवल का ना हो? उसकी जेंटल गेज मुझ पर पड़ी। यह सिर्फ काइंडनेस नहीं थी, बल्कि एक सेज का तरीका था जो 1000 शब्दों को एक ट्रूथ में बदल देता है। मैं तुरंत समझ गया। चाहे वह कितना भी डिटैच्ड हो, बेबीलोन फिर भी बॉस था। वह मुझे दूसरे बॉस को मारने की चाबी सीधे नहीं दे सकता था। मैंने सिर झुकाया, सोचा, फिर खड़ा हो गया। धन्यवाद एल्डर, मैं समझ गया। मैं मुड़ा और आइस वैली की तरफ वापस चल दिया। 2 वीक्स नहीं, 10 डेज। 2 वीक्स बहुत रिस्की हैं। लूना शायद उतना नहीं टिक पाएगी। मेरा अनकॉन्शियस टाइम घटाने के बाद मेरे पास सिर्फ 9 डेज बचे थे। मैं 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा। वैली एंट्रेंस पर मैंने आइस का एक विशाल चंक उठाया। मैंने उसे कैनन बॉल की ताकत से फेंक दिया। वह 1000 मीटर्स उड़कर आइस वॉल से टकराया और जोरदार हिंसक एक्सप्लोजन हुआ। आवाज ने दीवारों से चिपकी आइस एबिस क्रीचर्स को तुरंत भड़का दिया। एक पल में 2 या 3000 बाहर निकल आए। उस ओवरवेलमिंग संख्या को देखकर मैं बस मुस्कुरा दिया। मुझे पता था आइस एम्प्रेस अपने ही आइस पपेट्स के जरिए रिकवर कर सकती है। इस एबिलिटी के साथ जब तक वैली में पपेट्स हैं, वह इमॉर्टल है। क्योंकि यहाँ हर मॉन्स्टर पपेट है, मैं उसकी वह पावर छीनते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। क्यों नहीं? अंदर लौटने से पहले मैंने ग्रोथ प्लान को लेवल 2 तक अपग्रेड करने के लिए 40 पॉइंट्स खर्च किए। ये स्किल मुझे हर मिनट ऑटोमेटिकली 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देती है और किल से मिलने वाला एक्सपीरियंस 4 गुना कर देती है। मैंने अपनी क्लॉ से स्वॉर्म को इशारा किया। मैं 9 दिनों में इस वैली को साफ कर दूंगा। तुम पहले बैच हो। 6 दिन बीत गए। जैसे ही आखिरी प्योर ब्रेड कोडो बीस्ट पपेट गिरा, मैं जमीन पर गिर पड़ा। नोटिफिकेशन, प्योर ब्रेड कोडो बीस्ट आर एक्सटिंक्ट। रिवॉर्ड 20 पॉइंट्स, लेवल 16। ये उन पपेट्स की 11वीं स्पीसीज थी जिन्हें मैं मिटा चुका था। 6 दिनों से मैं लगातार अपनी लिमिट्स धकेल रहा था। मेरे लेवल पर आखिरी 2 स्पीसीज से अब और लेवल नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे यह करना ही होगा ताकि एम्प्रेस की इमोर्टैलिटी छीनी जा सके और 90 अनलॉक पॉइंट्स मिल सकें।
जीत पक्की करने के लिए मुझे 2 स्पेसिफिक स्किल्स अनलॉक करनी होंगी। वैली के अंदर गहराई में एम्प्रेस आइस एग में मौजूद फिगर को घूर रही थी। बहुत समय बीत चुका था और लेवल 75 मॉन्स्टर अब तक डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, लेकिन आइस के अंदर लूना ज्यादातर इंटैक्ट थी। एम्प्रेस महसूस कर सकती थी कि अनकॉन्शियस होने पर भी लूना की डीप फीलिंग्स उसके शरीर को एक्टिव रखे हुए थी, जिससे बोन एंड फ्लैश प्रोसेस धीमा पड़ रहा था। लेकिन चाहे इच्छा कितनी भी मजबूत हो, वह आखिर टूट ही जाएगी। एम्प्रेस उसे परफेक्ट पपेट मान रही थी। अचानक आइस नेस्ट की खामोशी को एक आवाज ने चीर दिया। एम्प्रेस का पूरा शरीर एक पल को झटका खा गया। उसने डिसबिलीफ के साथ अपने सामने खड़े ड्रैगन मॉन्स्टर की तरफ देखा। सिर्फ 9 दिनों में मेरा किलिंग इंटेंट 10 गुना बढ़ चुका था। मैंने ऊपर से उसे ठंडी नजर से देखा। क्या तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया कि किडनैपिंग इलीगल होती है? वो मेरी गर्ल है, उसे वापस करो। एम्प्रेस अब मुझे तुच्छ नजर से नहीं देख रही थी। उसने एक असली थ्रेट देख लिया था। 9 दिन पहले वह मेरी ताकत से हैरान हुई थी, लेकिन मुझे गंभीरता से नहीं लिया था। मैं बस एवरेज स्मॉल फ्राई से थोड़ा स्ट्रांग था। लेकिन अब उसने जमीन हिला देने वाला बदलाव देख लिया था। मुझे नहीं पता था लूना और कितना टिक सकेगी, इसलिए मैं रिवर्स मीटियोर की तरह आगे झपटा, सीधे उसके चेहरे की तरफ। मैंने बेरहमी से उसे किक मारी और शॉक वेव ने जमीन को ब्लेड की तरह फाड़ दिया। गुस्से में एम्प्रेस ने मुंह खोला और आइस ब्रेथ की एक मोटी सांस छोड़ दी, लेकिन मैं तब तक गायब हो चुका था। ऊपर देखो तुम पागल बूढ़ी औरत। मेरी आवाज सीधे ऊपर से आई। उसने ऊपर देखा तो मैं 1 किलोमीटर ऊपर था। वॉइड ड्रैगन ब्रेथ चार्ज कर रहा था, इतनी गर्म कि स्पेस तक टेढ़ी हो रही थी। पिछली बार उसने अपनी इमोर्टैलिटी पर भरोसा किया था और हमारी लड़ाई को मजाक समझा था, लेकिन अब उसका सिक्स्थ सेंस उसे बता रहा था कि अगर उसने बचाव नहीं किया तो भले वह मरे नहीं, उसकी पूरी कॉम्बैट पावर चली जाएगी। 1 मिलीसेकंड में उसने भारी मैजिक इकट्ठा की और आइस बैरियर्स की 5 परतें तैनात कर दी, एक अजेय फोर्ट्रेस बनाते हुए। वॉइड स्काई पियर्सर। मैंने एक विशाल फायरी प्रोजेक्टाइल उगला जिसने आसमान को लाल कर दिया। पहली बैरियर कांटेक्ट से पहले ही वेपराइज हो गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। एम्प्रेस तब दहल गई जब उसकी चौथी बैरियर टूट गई। फायरी प्रोजेक्टाइल और आइस टाइड उसके शरीर को चीरते हुए निकल गए और उसकी दर्द भरी चीखें वैली में गूंज उठीं। एक हिट ने उसकी आधी हेल्थ खत्म कर दी। उन 5 बैरियर्स के बिना वह मर जाती। आह, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो गई? वह दर्द से लौटते हुए बोली। मैं अभी भी शांत नहीं हुआ था। मैं उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा था। वो स्ट्राइक सिर्फ कंडेंस्ड वॉइड ड्रैगन ब्रेथ नहीं थी, वह वॉइड स्काई पियर्सर थी, एक एडवांस्ड स्किल जिसे अनलॉक करने में मैंने 300 पॉइंट्स खर्च किए। यह गॉड से भी आगे की अल्टीमेट ड्रैगन टेक्निक है। एम्प्रेस डिल्यूजनल थी, सोच रही थी कि उसकी रॉ पावर अब भी मुझसे ज्यादा है। तुम्हारे पास अप्रेजल स्किल है ना? मैंने पूछा। खुद देख लो। अप्रेजल एक कॉमन स्किल है, ट्रूथ का सिंप्लीफाइड वर्जन। यह टारगेट का लेवल और एट्रीब्यूट्स दिखाती है। फाइट से पहले गैप देखना कॉमन सेंस है। उसने 9 दिन पहले से चेक नहीं किया था, लेकिन अब उसकी प्यूपिल्स डर से सिकुड़ गईं। एक स्किल ने उसे अंदर तक हिला दिया, ब्लड लाइन ऑप्टिमाइजेशन। ये मेरी फिजियोलॉजी ऑप्टिमाइज करती है, सारे स्टैट्स परमानेंटली 50% बढ़ाती है और सारे बफ्स को एनहांस करती है। इसमें फ्यूचर लेवल अप स्टैट्स भी शामिल हैं और लेवल सप्रेशन को 40 लेवल्स तक निगेट करने के लिए लेवल कॉम्पेंसेशन देती है। मेरी स्किल ट्री में यह टॉप टियर स्किल है जिसका कॉस्ट 200 पॉइंट्स है। यह बूस्ट एवोल्यूशन के बराबर है, जिससे उसका लेवल एडवांटेज लगभग बेकार हो गया। आखिर में सुपर रीजनरेशन था। 5 पॉइंट्स में यह 10 सेकंड्स तक डैमेज न लेने पर मेरी हेल्थ और माना रिस्टोर कर देता है। मैंने अपनी पूरी फॉर्च्यून लगा दी थी ताकि अपर हैंड मिल सके। एम्प्रेस ने गरज कर अपने विंग्स फैला दिए। मेरे ओवरवेलमिंग चेंज का सामना करते हुए उसे सीरियस होना पड़ा। उसे अपने पपेट्स चाहिए थे ताकि वे रिकवर कर सकें और संख्या से मुझे कुचल सकें। लेकिन 10 सेकंड्स बीत गए और नेस्ट में एक भी पपेट नहीं आया। हैरान होकर मैंने ताने के साथ पूछा। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत है। उसके बोन एंड फ्लैश पपेट्स के पास असली लाइफ है, यानी उन्हें कंट्रोल करने के लिए भारी मेंटल एनर्जी चाहिए। वह बस सिंपल ऑर्डर्स दे सकती है। वह यह सेंस नहीं कर सकती कि उन पर हमला हो रहा है। 300,000 पपेट्स को सेंस करने के लिए उसे असंभव स्टैट्स चाहिए होते। उसे यह पता ही नहीं चल सकता था कि मैं उन सबको पहले ही स्लॉटर कर चुका हूँ। एम्प्रेस में टेरर की ठंडक दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी वीकनेस खोजकर उसकी आर्मी मिटा दूंगा। तुम्हारे पपेट्स स्ट्रांग थे और तुम इस फ्लोर की रूलर बनने लायक थी, लेकिन तुम पास्ट में फंसी हुई हो। मैं तुम्हारी जगह रह चुका हूँ। मैंने फैमिली को मरते भी देखा है। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। तुम्हारे चाइल्ड की मौत एक ट्रेजेडी थी, लेकिन मैं तुम्हें इसीलिए हरा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा आगे देखता हूँ। मेरे फैमिली के ब्लड ने मुझे बचाया, जबकि तुम्हारा सिर्फ तुम्हें बांधता है। बेबीलोन के नाम पर एम्प्रेस ठिठक गई। उसका शरीर वायलेंटली कांप उठा और उसकी नजर सैवेज हो गई। पुरानी एम्प्रेस ने विंग्स फड़फड़ाई और एक मैसिव हरिकेन पैदा कर दिया। मैजिक उसके विंग्स में भरकर डैजलिंग लाइट बन गई। मैं तैयार हो गया, जानता था कि अगला स्ट्राइक उसकी पूरी ताकत होगा। जैसे ही चमक अपने पीक पर पहुंची, उसने विंग्स घुमाई और मैजिक का टोरेंशियल बर्स्ट फूट पड़ा, जो हवा तक को सॉलिड शीट्स में जमा रहा था। सुपर रीजनरेशन की वजह से पूरी तरह रिकवर होकर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक छोड़ा, वॉइड स्काई पियर्सर। ये ऐसा था जैसे सूरज फटपड़ा हो। तीखी गर्मी ने फ्रोजन वर्ल्ड को पिघलाना शुरू कर दिया। एक तरफ स्पेस जम रही थी, दूसरी तरफ प्राचीन ग्लेशियर्स गल रहे थे।
कोल्ड और फायर एक चकाचौंध कर देने वाली टक्कर में भिड़ गए। बहुत पहले जब डंजन पहली बार बना था तब वह सिर्फ केओस था। प्राइमोरियल ईरा में यहाँ लाए गए एंशिएंट बीस्ट्स के पास रहने के लिए बस ये 5 फ्लोर्स थे। उन्होंने बर्ड्स, फ्लावर्स और वार्मथ से भरा शांति का सेंचुरी बनाया था। यहाँ तक कि बेबीलोन फाइनल बॉसेस में से एक भी शांत जीवन के लिए 3rd फ्लोर पर आ गया था। फिर फीनिक्स आई। उसने रीबर्थ की पावर से दुनिया की हेट्रेड को अपने भीतर समेटा और खुद को फ्लेम्स में भस्म कर लिया। एक दिन उसका एक चाइल्ड हुआ जिसने उसके कदमों पर चलना शुरू किया। साथ मिलकर वे इस पैराडाइज को संभाल रहे थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि हेट्रेड और ग्रीड को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। डंजन लॉर्ड लिवियथन ऐसी शांति बर्दाश्त नहीं करता था। वह 3rd फ्लोर पर आया, फीनिक्स के चाइल्ड को मार डाला और मॉन्स्टर्स की इंटेलिजेंस छीन ली। उन्हें माइंडलेस किलर्स छोड़ दिया। फीनिक्स को अपने चाइल्ड के आखिरी शब्द याद थे, काश यह शांति हमेशा रहे, काश हम डंजन के कर्स को तोड़ पाते। उसने बेबीलोन से एक सवाल पूछा था। उसने लिवियथन जैसे डंजन लॉर्ड ने उसे वह सब नष्ट करने क्यों दिया जो उसने बनाया था? बेबीलोन का एकमात्र जवाब था, मैंने पूरी कोशिश की थी। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई। मरती हुई एम्प्रेस को देखते हुए मेरा रेज गहरे पिटी में बदल गया। अपनी आखिरी मोमेंट्स में उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मैं बस चाहती थी कि सब शांति से जिएं। मैं ऐसा वर्ल्ड चाहती थी जहां किलिंग न हो, लेकिन उसके तरीके स्लॉटर से भी क्रूल हो गए थे। मैं नहीं चाहता था कि यह वर्ल्ड लेवियथन की इच्छा जैसा बन जाए। वह 3rd फ्लोर की रक्षा करना और कर्स तोड़ना चाहती थी, लेकिन अंत में वह वही बन गई जो वह चाहता था। वह मॉन्स्टर बन गई जो उसने चाहा था। एम्प्रेस ने आंखें बंद कर लीं। वह अभी मरी नहीं थी, लेकिन उसके पास कहने को शब्द नहीं बचे थे। मैंने उसकी आखिरी सांस तक खामोशी से उसे देखा। जब उसने अंत में सांस लेना बंद किया तब भी मैं कुछ नहीं बोला। मैं कर्स तोड़ने का वादा नहीं कर सकता था। यह रियलिस्टिक नहीं था। भले मैं लेवियथन को मार भी दूं, कोई और मॉन्स्टर उसकी जगह ले लेगा। माफ करना, मैं तुम्हारी तरह नोबल नहीं हो सकता। बड़े सपने बस बबल्स होते हैं। मैं तो बस इतना चाहता था कि अपने पास के लोग मुझसे छिने नहीं। आखिरकार मैंने अपनी सच्चाई बोली। शायद यह इल्यूजन थी, लेकिन उसके चेहरे की रिजेंटमेंट जैसे गायब हो गई। उसकी जगह राहत की एक झलक आ गई। एक जोरदार क्रैक के साथ उसका शरीर शार्ड्स में टूट गया। लेवल अप 17। मेन क्वेस्ट कंप्लीट। स्किल पॉइंट्स अवॉर्डेड। उसकी डेथ के साथ ग्लेशियर्स ढहने लगे। मैंने एरिया स्कैन किया और सोफी को आइस के ब्लॉक में फ्रोजन देखा। वह कमजोर थी लेकिन जिंदा थी और मुझे राहत की लहर महसूस हुई। मैंने आखिरकार राहत की सांस छोड़ी। सोफी को अनफ्रीज करने के लिए आगे बढ़ते ही एम्प्रेस के आइसी रिमेन से कुछ लुढ़क कर बाहर आया। मैंने उसे उठा लिया। वह जेड जैसी वार्म और स्मूथ लग रही थी। एक ब्लू ग्लोविंग स्फीयर, अंडे के आकार की। वेट, क्या यह गॉड बॉक्स है? बेबीलोन ने पूछा। बेटा, तुमने जैकपॉट मार दिया। यह ट्रेजर केवल तब गिरता है जब लेवल 150 बीस्ट मरता है।